डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ द्वितीय पाठ में प्रशासनिक संस्थाएं पेपर में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य करता है। देश में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक ध्यान रखने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन है संविधान के कौन से भाग में है? 15। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329 तक। ये दो बातें आप याद रखें। किन किन संस्थाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, इस बात पे भी हमें जोर देना है, समझना है। नंबर 1, संसदीय चुनाव जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, विधानसभा चुनाव, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव, ये सब चुनाव आयोग के निर्देशन में, नियंत्रण में, पर्यवेक्षण में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ जो बात समझ आ रही है या हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि जो चुनाव आयोग है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनको संसदीय अधिनियमों तथा उनमें वर्णित नियम और आदेशों के द्वारा उनमें वृद्धि की गई है। जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो मतदाताओं की योग्यता, मतदाताओं की सूचियां तैयार करना, चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण, संसद में और विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के है। दूसरा, 1950 की जनप्रतिनिधित्व मतदाता सूचियों की तैयारी नियमावली। ठीक है। इसी तरह तीसरी चीज बनाई गई है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसके तहत प्रशासनिक तंत्र किससे जुड़ा हुआ? चुनाव से जुड़ा हुआ। मतदान, चुनाव संबंधी विभाग, उपचुनाव, राजनीतिक दलों का पंजीकरण आदि से जो संबंधित है। चौथा है जनप्रतिनिधित्व, चुनाव संचालन, चुनाव याचिका नियमावली 1951, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, संघ शासित जो राज्य है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनसे संबंधित अधिनियम 1963 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझनी है कि जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, वो राज्यों की विधानसभाओं के लिए और केंद्र की संसद के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। मतलब केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों जगह कार्य कर रहा है। लेकिन जो स्थानीय शासन के जो चुनाव होते हैं उनसे निर्वाचन आयोग का कोई लेना देना नहीं होता। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, बात समझ ले, शब्दों को समझना है। मुख्य चुनाव आयोग जो है वो केंद्र स्तर पर है, उसका स्थानीय शासन के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए अलग से हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधान 243
के और जेड ए के तहत किया जा चुका है, वो इसकी जिम्मेदारी निभाता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की संरचना, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। 324 अनुच्छेद बताता है, हमें पता चलता है कि भाई चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब इस प्रकार होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है या करेगा। आगे बात बताया जा चुकी है आपको कि उसकी सार्थार्थ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जो कार्यकाल का निर्धारण है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? राष्ट्रपति पे। ये बात हमें ध्यान रखें। छोटा सा इसका इतिहास हम समझ लेते हैं कि 1950 में जब इसका गठन हुआ तब से लेकर के 1989 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक सदस्यीय चुनाव आयोग कार्यरत था। यानी चुनाव आयोग में एक व्यक्ति कार्यरत होता था अध्यक्ष के रूप में, जिसे हम चुनाव आयुक्त कह लो या मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे। 1989 तक की बात है। उसी साल मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। ऐसे में चुनाव आयोग का कार्य बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसे में 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए गए, यानी एक सदस्यीय से अब ये बहुसदस्यीय निकाय बन गया। लेकिन जनवरी 1990 में वापस उन 2 चुनाव आयुक्तों का समाप्त कर दिया गया, तो वापस एक सदस्यीय हो गया। लेकिन अक्टूबर 93, अगर आपको महीने भी याद नहीं हो तो कम से कम सन तो जरूर याद रखें, 1993 में राष्ट्रपति ने पुनः 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी और तब से लेकर आज तक 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्यरत है। यहाँ ये समझ लेने वाली बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 सदस्य आयुक्तों का वेतन, भत्ते, सुविधाएं एक समान है। अगर कहीं मतभेद हो जाता है तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक रहता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान, क्या आजादी दी गई है कि वो निष्पक्ष तरीके से अपने कार्य कर सके। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निश्चित किया गया है और उसी आधार से हटा सकते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा के बिना नहीं हटाया जा सकता। तो ये ऐसी बातें हैं जो उसको स्वतंत्रता प्रदान करती है, निष्पक्ष निर्भीक तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य। कुछ कार्य हम वैसे भी देखते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई किन के संदर्भ में चुनाव होते हैं? संसदीय चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो देखो, परिसीमन आयोग सुना होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा। क्या होता है? सीमाओं का निर्धारण करना।
इनकी सीमाएं, चुनाव के क्षेत्रों की सीमाएं जो निर्धारित की जाती हैं, ये विधानसभा क्षेत्र या ये संसदीय क्षेत्र होगा, इसमें ये जिले या ये गांव या ये भाग सम्मिलित होंगे, ये सब जिम्मेदारी होती है परिसीमन आयोग की। परिसीमन करना, सीमा का निर्धारण करना। सर्वप्रथम परिसीमन आयोग 1952 में गठित हुआ, उसके बाद 63 में, फिर 73 में हुआ, और अंतिम जो हुआ वो 2002। इस 2002 के आधार पे हमारे राजस्थान राज्य में भी विधानसभाओं का क्षेत्रों का जो परिसीमन नए सिरे से किया गया है। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, और 2001 की जनगणना को आधार मानते हुए ये परिसीमन कार्य किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा सर। आगे हम चलते हैं इसमें। दूसरी बात, मतदाता सूचियों की तैयारी करना, निर्माण करवाना, उनमें आवश्यक संशोधन किए जाना। मान लीजिए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई उनके नाम जुड़ जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम सूची से हटा दिए जाते हैं। चुनावी तिथियों और अनुसूचियों को अधिसूचित करना, नामांकन पत्रों की जांच करना। जब भी कभी चुनाव होता है उससे पहले चुनाव की घोषणा की जाती है, उसके साथ अधिसूचना जारी की जाती है, आचार संहिता लगाई जाती है। आचार संहिता की पालन करवाया जाए इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होती है। फिर निश्चित तिथि पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करवाए जाते हैं, उसकी वापसी की दिनांक भी निश्चित होती है। फिर जो कैंडिडेट मौजूद रह जाते हैं उनके लिए नाम वापसी के बाद उनके भी चुनाव करवाया जाता है। मतपत्र छपवाना या ईवीएम मशीनों को प्रयोग में लाना, सब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसके लिए कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लेना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए राजनीतिक, खासकर चुनाव संबंधित मामलों को, तो उसके लिए शिकायत भी की जाती है चुनाव आयोग से। तो आचार संहिता में क्या क्या बात होंगी, किस तरह से पालन करवाई जाएगी, ये सब जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा रेडियो पे, टेलीविजन पे करने के लिए समय निर्धारण करना, संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में मामले राष्ट्रपति को सलाह देना, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना। कई बार मतदान केंद्रों पर कब्जा हो जाता है, बूथ कैप्चरिंग जिसे हम कहते हैं, हिंसा हो जाती है, अन्य अनियमितता हो जाती है। इन सबको रद्द करने की जिम्मेदारी, उन सब पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इन सब कार्यों के लिए स्टाफ व्यवस्था करवाना, देश भर में निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए अपना पूर्ण पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करना, आपातकाल की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो पुनः आपातकाल अवधि बढ़ाने से पहले चुनाव आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ पर चुनाव संभव है या नहीं। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में ये बात हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय दर्जा कब मिलता है, जब किसी दल को लोकसभा की 4 सीटें मिल जाए, वैध मतों का 6%, 4 राज्यों में जो वैध मत डाले गए उसमें उस दल को 6% वोट मिल जाए, या 4 सीटें मिल जाए, या लोकसभा की 2% सीटें मिल जाए, तो
इस तरह से उसी स्थिति में राष्ट्रीय दलों का दर्जा मिल जाता है उस दल को, और प्रांतीय दल का दर्जा तब मिलता है जब राज्य के मतों में से 6% मतों से मिले या 2 सीटों से मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में भी उसको क्षेत्रीय दल, राज्य दल का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित कमियों के बारे में, क्या क्या कमजोरियां हैं। पहली बात तो योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त या सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके संबंध में अभी कुछ भी निर्णय नहीं किया गया है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है। दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है, कर्मचारियों की भर्ती का उसे अधिकार नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये सरकार पर ही निर्भर रहता है कि उसके लिए जो स्टाफ की व्यवस्था की जाए, और उसी के समकक्ष जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इन सबको अपने अपने कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ ये अपने आप में कमी है। जब भी चुनाव करवाए जाते हैं तो प्रतिनियुक्ति से कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी कोई कमी आती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, आयोग को सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सीधे सीधे दंडित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। तो ये सब कमियां हैं जिनको हमें पढ़ना है, याद भी करना है, समझना भी है। अब बात करते हैं नवीन नवाचार जो निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए। पहली बात तो ये मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जारी करना, मतदाताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है, और जब भी कभी चुनाव आयोजित होते हैं तो तिथि की घोषणा करते समय मौसम का, फसल के समय का, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर सकें। प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए बहुत खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो जमानत राशि है उसमें वृद्धि की गई, प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की गई है कि हर कोई व्यक्ति चुनाव में न खड़ा हो। जो वास्तव में इसके प्रति संवेदनशील है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, वही चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। आचार संहिता जो जारी की जाती है उसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि निगरानी रखी जा सके आचार संहिता का ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। ईवीएम मशीनों का प्रयोग करके परिणामों को शीघ्र घोषित करने की व्यवस्था भी कायम की गई है। और नवीन राजनीतिक दलों की निर्माण के लिए भी कुछ कठोर प्रावधान निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भी राजनीतिक दल है वो अपने अपने संविधानों के तहत आंतरिक संगठन प्रणाली को मजबूत करें, लोकतांत्रिक आधार पर उनका चयन करें। उसके लिए भी चुनाव आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उस पर भी निगरानी रखी जा रही है।
उसके लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। और टेलीविज़न रेडियो पर जो समय निर्धारित किया गया है ताकि सभी दलों को मौका मिले। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का अच्छे ढंग से निर्वाह कर पा रहा है। और जिस उद्देश्य के साथ संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए थे, संविधान निर्माताओं ने जो उद्देश्य ध्यान में रख करके निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, वह उस दिशा में पूर्ण रूप से सफलता के साथ कार्य कर रहा है। आज के लिए बच्चों काफ़ी